दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 29 मई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरानी एयर स्पेस में घुसा अमरीकी एयरक्राफ्ट ईरान ने मार गिराया। अमेरिका और ईरान के बीच बेहद सीक्रेट ड्राफ्ट डील तैयार, मची बड़ी हलचल। कुवैत पर मिसाइल हमला करके घिरा ईरान, तमाम अरब मुल्कों ने दी वार्निंग। इसराइली फौज के लिए खतरनाक खबर, हिजबुल्लाह के हाथ लगी महाविनाशक टेक्नोलॉजी। गजा के अंदर हमास को खत्म करने के लिए इसराइल ने चला बेहद खतरनाक दांव। फिलिस्तीनी मिलिशिया के हाथों में पहुंचे अब तक के सबसे खतरनाक हथियार। और सीज़फायर के बीच गजा को पूरी तरह हड़पने का प्लान, मिशन पर निकला बेंजामिन नेतन्याहू। हेडलाइंस हैवी थी, खबरें उससे ज्यादा हैवी होंगी। शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट में हालात और ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं और अब ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया है। 29 मई की सुबह इस खबर ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये जंग दोबारा शुरू होने की अलामत है। ईरान की सेमी ऑफिशियल फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस ने मुल्क के जुनूबी हिस्से से कुछ मिसाइलें दागी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिसाइलें तय टारगेट्स की तरफ दागी गई, लेकिन उनका एग्जैक्ट टारगेट क्या था ये साफ नहीं बताया गया। इसके कुछ देर बाद प्रेस टीवी समेत बाकी ईरानी मीडिया में ये दावे सामने आने लगे कि बूशहर इलाके में एक अमरीकी एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है। इधर ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने यह कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास समंदर में जो धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी वो जहाज़ों को वार्निंग देने के लिए हुई फायरिंग एक्सचेंज का हिस्सा थी। यानी दोस्तों, पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास इस वक्त माहौल बेहद टेंस बना हुआ है। ऊपर से तो सीज़फायर की बातें हो रही हैं, लेकिन नीचे ज़मीन और समंदर दोनों जगह मिलिट्री एक्टिविटी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। सबसे अहम बात यह है कि ईरान अब बार बार मिसाइल लॉन्च, ड्रोन एक्टिविटी और मिलिट्री अलर्ट्स के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि कोई भी अमरीकी एयरक्राफ्ट तबाह नहीं हुआ है, किसी को भी मारकर गिराया नहीं गया है और अमेरिका के सभी हवाई एसेट्स महफूज हैं। यानी ईरान कह रहा है हमने एयरक्राफ्ट मार गिराया, अमेरिका कह रहा है नहीं जी कुछ भी नहीं, वो तो कुछ गैस वैस होगी। बढ़ते आगे, दोनों के अपने अपने दावे हैं। दूसरी खबर एक सवाल के साथ शुरू होती है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच डील हो चुकी है। आइए 29 मई की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है और अगर ये डील हो गई तो पूरी दुनिया, इवन भारत भी राहत की सांस लेगा। अमेरिका और ईरान की तरफ से लगातार मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि डील लगभग तैयार है, तो कहीं ये दावा किया जा रहा है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। अल अरेबिया इंग्लिश की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच एक शुरुआती मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU तैयार हो चुका है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी उस पर आखिरी मंजूरी देने के लिए और वक्त चाहते हैं। यानी दस्तखत नहीं कर रहे ट्रंप, कुछ वक्त ले रहे हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि इस ड्राफ्ट डील के तहत ईरान ये वादा करेगा कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन यानी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा और ईरान अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम ज़ख़ीरे को लेकर भी बातचीत शुरू करेगा। इसके अलावा ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा कॉमर्शियल शिपिंग के लिए खोलना शुरू करेगा और वहाँ बिछाई गई बारूदी सुरंगें, माइंस वगैरह, इन्हें हटाने की प्रोसेस भी शुरू करेगा। लेकिन ईरान को क्या मिलेगा? ईरान तो सब करेगा दोस्तों, इसके बदले अमेरिका भी कुछ बड़े कदम उठाने की बात कर रहा है। यही ईरान को मिलेगा, जैसे ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स पर लगी कुछ पाबंदियों को, सैंक्शंस को हल्का करना, ईरान के जब्त किए गए अरबों डॉलर्स रिलीज़ करने पर बातचीत करना और ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ नेवल ब्लॉकेट ख़त्म करना। ये खबरें कई दिनों से आ रही हैं, लेकिन आज जो खबर आई है वो थोड़ा सा पुख्ता है, सॉलिड है, कॉन्क्रीट है और कहा जा रहा है कि डील ऑलमोस्ट डन है। कुछ जगह बस एक आध पेच है, हो जाएगा, निकल जाएगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ट्रंप की हुकूमत लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच चल रही जंग को ख़त्म कराने की कोशिश भी करेगी। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि ऊपर से सब कुछ करीब आता हुआ और होता हुआ दिख रहा है, मगर
अंदर अभी भी कई बड़े पेच फंसे हुए हैं। मतलब यूं समझ लीजिए छोटी चूड़ी में बड़ा पेच है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने खुद कहा है कि अमेरिका अभी वहां तक नहीं पहुंचा जहां डील को फाइनल कहा जा सके। उन्होंने माना कि यूरेनियम स्टॉकपाइल और यूरेनियम एनरिचमेंट जैसे मुद्दों पर अभी भी खींचतान जारी है। वेंस ने कहा कि हम कुछ लैंग्वेज पॉइंट्स पर आगे पीछे हो रहे हैं। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि डील हो जाएगी, लेकिन फिलहाल मुझे उम्मीद अच्छी लग रही है। ये जेडी वैंस का बयान था। यानी दोस्तों, असली लड़ाई अब समझौते की लैंग्वेज और शर्तों पर अटक गई है। एक एक लाइन, एक एक जुमला, एक एक हर्फ अब इस बात का फैसला करेगा कि मिडिल ईस्ट किसी नई जंग की तरफ जाएगा या सीज फायर मजबूत होगा और एक जंग का खात्मा हो जाएगा। इधर ईरान की तरफ से भी अलग तस्वीर सामने आई है। ईरान से जुड़ी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें ये कहा गया था कि एमओयू फाइनल हो चुका है। खारिज कर दिया। तस्नीम ने ईरान की नेगोशिएटिंग टीम के जो बातचीत करने वाली टीम है, मोल भाव कर रही है पूरा, जिसमें गालिबाफ भी हैं, जिसमें अराकची भी हैं, तो तस्नीम ने ईरान की नेगोशिएटिंग टीम के करीबी सोर्स के हवाले से ये कहा है कि अगर कोई फाइनल टेक्स्ट, फाइनल ड्राफ्ट तैयार होता तो ईरान खुद मीडिएटर और पब्लिक दोनों को इसकी इत्तला देता। यानी ईरान साफ कह रहा है कि वेस्टर्न मीडिया जल्दबाजी में समझौते की तस्वीर बनाकर पेश कर रहा है और अभी फाइनल एग्रीमेंट का कोई भी दावा भरोसेमंद नहीं है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और बेहद अहम डेवलपमेंट ये है कि आज जुमे को पेंटागन में लेबनीज और इस्राएली अफसरों के बीच नई बातचीत होने जा रही है, क्योंकि लेबनान में जंग और गहरा रही है। यानी साफ दिख रहा है कि अमेरिका सिर्फ ईरान से डील नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का एक बड़ा सिक्योरिटी अरेंजमेंट तैयार करने की कोशिश में लगा हुआ है। ये और बात है, सब जगह अमेरिका सीज फायर करवाता है और उन्हीं जगह पर इसराइल बम बरसाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आखिरी वक्त पर इस डील पर, जो ईरान के साथ है, इस डील पर साइन कर देंगे, दस्तखत कर देंगे? क्या ईरान अपनी यूरेनियम पॉलिसी से पीछे हट जाएगा? और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, सैंक्शंस और लेबनान वॉर को लेकर कोई बड़ा समझौता होने जा रहा है? दोस्तों, फिलहाल इतना तो साफ ज़रूर है कि मिडिल ईस्ट इस वक्त हिस्ट्री के एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहां एक सिग्नेचर, एक दस्तखत जंग रोक भी सकता है और एक डिसएग्रीमेंट, एक ना इत्तफाकी पूरे इलाके को फिर से आग में भी झोंक सकती है। बढ़ते हैं आगे। पड़ोसी मुल्क कुवैत पर हुए ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को लेकर सऊदी अरब का बड़ा बयान सामने आया है। सऊदी अरब ने थर्सडे को कुवैत पर हुए इस हमले की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की है। सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब पड़ोसी मुल्क कुवैत पर हुए इस मिसाइल और ड्रोन हमले को पूरी तरह खारिज करती है और इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है, मुखालफत करती है। सऊदी अरब के अलावा कतर, जॉर्डन, बहरीन और यूएई जैसे अरब मुल्कों ने भी साफ लफ्ज़ों में कहा है कि वो किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी पर होने वाले इस तरह के हमले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमला पूरे रीजन की सिक्योरिटी और अमन को ख़तरे में डालने की एक सोची समझी साजिश है। इसी तरह ईरान ने भी मजम्मत की है। ईरान ने लेबनान पर हुए बड़े हमलों की सख्त अल्फाजों में मुखालफत और मजम्मत की है। बात लेबनान की, जहां जंग अब और ज़्यादा गहरी होती दिखाई दे रही है और दोनों तरफ तबाही का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ इसराइल के हमले लेबनान के नए नए इलाकों तक फैलते जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरानियन सोर्सेस का दावा है कि पिछले 2 सालों में ईरान ने FPV ड्रोन टेक्नोलॉजी पूरी तरह से हिजबुल्लाह के हाथों में दे दी है। यानी अब हिजबुल्लाह सिर्फ ईरान से ड्रोन्स आने का इंतज़ार नहीं करेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी उसके पास है तो वो खुद FPV ड्रोन्स बनाने और उनके पार्ट्स हासिल करने की काबिलियत रखता है। और यही वजह है कि इस बार हम लोग की तस्वीर बदल चुकी है। FPV ड्रोन्स बिल्कुल इसराइली फ़ौजियों के पास जाकर फट रहे हैं। दोस्तों, FPV ड्रोन्स वही छोटे लेकिन बेहद ख़तरनाक ड्रोन्स होते हैं जिन्हें सीधा टारगेट से टकराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी ऐसे ड्रोन्स ने मैदान जंग की तस्वीर बदल दी थी।
आप देख ही रहे होंगे अभी भी वहाँ की जंग को। अगर हिजबुल्लाह अब खुद इन्हें बनाने लगा है FPV ड्रोन्स को, तो इसका मतलब ये है कि लेबनान फ्रंट पर इसराइल के लिए ड्रोन्स का ख़तरा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसी एक ड्रोन ने कल इसराइल की एक जनाना फौजी की भी जान ले ली, जो भागकर बंकर में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ड्रोन उससे जाकर टकरा गया। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ये ड्रोन हिट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसराइल ने माउंट लेबनान इलाके में एक नई एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कम से कम 3 लेबनानियों के मारे जाने और 15 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर आ रही है। ये 29 मई की खबर है। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कई ज़ख्मियों की हालत सीरियस बताई जा रही है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सीज़ फायर और ट्रूस की बातें होने के बावजूद इसराइली फ़ौज लगातार जनूबी लेबनान पर हमले जारी रखे हुए है। दोस्तों, सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अब ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर वाले इलाकों तक महदूद नहीं रही। बेरूत, माउंट लेबनान और दूसरे अंदरूनी इलाके भी लगातार इसराइली हमलों के निशाने पर आते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी ड्रोन्स के ज़रिए, रॉकेट्स के ज़रिए और नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ज़रिए ख़ुद को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार करता दिखाई दे रहा है, लड़ भी रहा है। यानी हालात ये बता रहे हैं कि सीज़ फायर ऊपर से चाहें जितना ज़िंदा दिखाया जाए, लेकिन ज़मीन पर लेबनान फ्रंट धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता एक बड़ी रीजनल वॉर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गज़ा में इसराइल अब एक बेहद ख़तरनाक खेल खेलता दिखाई दे रहा है, और ये खेल आने वाले दिनों में गज़ा के अंदरूनी हालात को और ज़्यादा ख़राब कर सकता है, एक खाना जंगी जैसा माहौल बना सकता है। इसराइल की मदद से हमास के ख़िलाफ़ काम करने वाली एक गज़न मिलिशिया ने पहली बार मिलिट्री ड्रोन इस्तेमाल करने की फुटेज जारी की है। ये मिलिशिया अशरफ अल-मनसी की लीडरशिप में काम करती है और गज़ा के शुमाली हिस्से में हमास के ख़िलाफ़ एक्टिव बताई जा रही है। 28 मई को जारी की गई इस फुटेज में मिलिशिया का एक मेंबर एक बड़े मिलिट्री ड्रोन को ऑपरेट करता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले ये मिलिशियाज सिर्फ हल्के हथियारों के साथ दिखाई देती थीं, लेकिन अब इनके पास एडवांस ड्रोन्स भी पहुंच चुके हैं। अशरफ अल-मनसी के फेसबुक पेज पर जारी बयान में कहा गया कि पीपल्स आर्मी ने एडवांस्ड ड्रोन्स को ऑपरेशनल यूज़ में कामयाबी के साथ शामिल कर लिया है। इधर ब्रिगेडियर जनरल गस्सान दहनी, जिसे गज़ा की कई हमास मुखालिफ मिलिशियाज का बड़ा कमांडर माना जाता है, उसने दावा किया है कि इन नए ड्रोन्स के ज़रिए कई कामयाब ऑपरेशंस भी किए जा चुके हैं, जिसमें हमास के और दूसरे रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग मारे गए हैं। ये मिलिशियाज हमास की और बाकी रेजिस्टेंस फ्रंट के दुश्मन माने जाते हैं, और कहा जाता है इसराइल से इन्हें फंड मिलता है, हथियार भी मिलते हैं, बल्कि इसराइली हुकूमत ने इस बात को माना भी था। दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अब इसराइल सिर्फ सीधे मिलिट्री अटैक्स नहीं कर रहा, बल्कि गज़ा के अंदर आर्म्ड मिलिशियाज को भी मजबूत करता दिखाई दे रहा है। यानी गज़ा के अंदर अब एक नया इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, जहां फ़लस्तीनी ग्रुप्स ही एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दें। और यही वजह है कि इस पॉलिसी को लेकर अब सवाल उठने भी लगे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसराइली फ़ौज पिछले 1 साल से ये बताने से बच रही है कि वो गज़ा के मिलिशियाज को आखिर कौन कौन सा मिलिट्री इक्विपमेंट या हथियार दे रही है। आखिर क्यों नहीं बताना चाहते कि हमास के ख़िलाफ़ गज़ा से ही उठे कुछ और ग्रुप्स को इसराइल ने क्या दिया है। क्योंकि अगर हथियार ज़्यादा ख़तरनाक हुए तो एक और चीज़ हो सकती, बताऊंगा। ये वो हिस्सा है जिसे बेहद ख़तरनाक बताया जा रहा है कि क्यों नहीं बताया जा रहा क्या दिया। क्योंकि अगर किसी कब्ज़े वाली जंग में अलग अलग मिलिशियाज को हथियार और ड्रोन्स दिए जाने लगें, तो हालात सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहते, बल्कि वहाँ एक पूरा समाज अंदर से टूटने लगता है। एक और अंदेशा जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि हो सकता है कि कल को इन्हीं हथियारों से इसराइल पर कोई हमला हो जाए, और फिर बेंजामिन नेतन्याहू या उसकी जगह कोई और आने वाला उस हमले का बदला लेने के लिए गज़ा के ख़िलाफ़ फिर से जंग छेड़ दे। फिलहाल अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसराइल गज़ा में हमास के ख़िलाफ़ एक नया प्रॉक्सी फ्रंट तैयार कर रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या आने वाले दिनों में गज़ा सिर्फ इसराइल बनाम हमास की जंग नहीं, बल्कि अंदरूनी टकराव की तरफ भी बढ़ सकता है। सोचिएगा। अब सुनिए एक बेहद ख़तरनाक खबर।
गजा को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बेहद बड़ा और ख़तरनाक ऐलान कर दिया है, जो ये बता रहा है कि सीज़ फायर के बावजूद इसराइल पीछे हटने के मूड में नहीं है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उसने अपनी फ़ौज को गजा के 70% हिस्से पर कब्जा जमाने का हुक्म दे दिया है। 70 ऑफिशियली बोला है। नेतन्याहू का दावा है कि इस वक्त इसराइली फ़ौज गजा के करीब 60% इलाके पर कंट्रोल रखती है, जबकि सीज़ फायर के तहत उसके पास 50% इलाके तक मौजूदगी थी, यानी 10% वैसे ही आगे बढ़ चुकी है और 10 का और ऐलान हो गया है। अब नेतन्याहू कह रहा है कि उसकी नई डायरेक्टिव, नए हुक्म गजा के 70% हिस्से तक पहुंचने के हैं। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि 28 मई की रात ये बयान ऐसे वक्त आया जब ऑफिशियली सीज़ फायर अब भी लागू बताया जा रहा है, यानी ऊपर से जंग रोकने की बातें हो रही हैं, लेकिन ज़मीन पर इसराइल लगातार अपना कब्ज़ा बढ़ाने की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि हम हमास को हर तरफ से दबा रहे हैं, जो बाकी बचेगा उससे बाद में निपटेंगे। यानी साफ दिख रहा है कि इसराइल अब सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक्स तक महदूद नहीं रहना चाहता, बल्कि गजा के बड़े हिस्से पर लंबे वक्त तक के लिए पकड़ मजबूत करने की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर गजा का 70% हिस्सा इसराइली फ़ौज के कंट्रोल में चला जाता है, तो इसका मतलब सिर्फ मिलिट्री एडवांस नहीं होगा, इसका असर लाखों फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी, उनके घरों, कैंप्स और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा। और यही वजह है कि अब गजा में लोगों के बीच ये डर और ज़्यादा बढ़ रहा है कि सीज़ फायर सिर्फ नाम का रह गया है, जबकि ज़मीन पर कब्ज़ा और मिलिट्री ऑपरेशंस लगातार फैलते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसराइल गजा में परमानेंटली मिलिट्री प्रेजेंस की तरफ बढ़ रहा है, हमेशा अपनी फ़ौज वहाँ जमाए रखने की तरफ बढ़ रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या आने वाले दिनों में पूरा गजा एक लंबे ऑक्यूपेशन जोन में बदल सकता है? फिलहाल ये थी इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें जो कई सवालों के साथ आईं, जिनका जवाब आप भी दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।